Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter chemical bonding and molecular structure. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या है बच्चों? बॉन्डिंग का मतलब है कि जब दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो कोई भी दो एटम जब कंबाइन होते हैं तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसे बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, उसी को बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। कभी भी दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो जब एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जैसे Cl2, ठीक है ना, या फिर HCl या फिर CO2, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, दो एटम में लगने वाला बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड है। अब केमिकल बॉन्ड आपको केमिकल बॉन्ड जनरली तीन प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। और एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। चार प्रकार का होता है। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चार तरह के यहाँ पर हम बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों। ठीक है, तो वन बाय वन हम बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चार तरह के बॉन्ड्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो बॉन्ड का मतलब क्या है? कोई भी एटम जब मॉलिक्यूल बनता है बच्चों तो उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, उसे हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का बॉन्ड है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। दो एटम्स को आपस में मॉलिक्यूल बनाने से H2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बस वही क्या है आपका? केमिकल बॉन्ड। क्या है बच्चों? केमिकल बॉन्ड। दो एटम जो आपस में जुड़ रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको बांध के रखता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब वो केमिकल बॉन्ड आपका आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड कहां-कहां होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयन से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर के बना होता है। आयनिक बॉन्ड आयन से मिलकर के बना होता है। ठीक है बच्चों, तो आयनिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आयंस का मतलब क्या है यहाँ पे? आयंस का मतलब है कि जो आयोनिक बॉन्ड है इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बच्चों, और ये बॉन्ड बनता है। मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और जो बॉन्ड बनेगा उसे आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आयोनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। मेटल से नॉन मेटल की तरफ टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। कितने आयंस का लॉस और गेन होना है बच्चों, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कहलाती है। इट मींस सोडियम के पास आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो संभव नहीं है। ठीक है, ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपने आप को स्टेबल कर पाएगा बच्चों, अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा तो यहां पे Na के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है प्लस क्यों आता है? क्योंकि इसके पास 11 एटॉमिक नंबर है। इससे एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। इसमें दो तो चलेंगे डुप्लेट में, हाँ चलेंगे। दो का मतलब होता है डुप्लेट। मैंने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, 9th क्लास की वीडियो बनाई थी उसमें कि 2 का मतलब डुप्लेट, 8 का मतलब ऑक्टेट, 8 का मतलब ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, 2 का मतलब डुप्लेट और 8 का मतलब होता है ऑक्टेट, है ना। पहला शेल है जिसमें डुप्लेट है, फिर दूसरी शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डुप्लेट और ऑक्टेट। उसके बाद 8 और चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके अपने आप को, अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितने जाएंगे उतना ही यहाँ चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन Na प्लस आ गया बच्चों। चलिए, उसके बाद आप लोग जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2, 8 और 7।
इट मींस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसको माइनस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा Cl माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। माइनस का मतलब आ रहा है, प्लस का मतलब जा रहा है, प्लस का मतलब लॉस हो रहा है और माइनस का मतलब गेन हो रहा है। जितने आयंस का लॉस और गेन होगा बच्चों वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब Na को एक इलेक्ट्रॉन की फालतू है, Cl के पास एक कम है, तो इसलिए इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा बच्चों। क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, NaCl बना देगा। क्या बना देगा, NaCl। इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरी तरह ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल में, उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कोवलेंट बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कोवलेंट बॉन्ड से। चलिए, और कौन से फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, फैक्टर गवर्निंग आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या, बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, कि भैया बॉन्ड का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, यही तो हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन है जिनके ऊपर ये बेस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। क्योंकि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। इट मींस सोडियम और पोटेशियम की बात करता हूं। देखिए सोडियम और पोटेशियम की मैं बात करूं तो हलीना की रब से फरियाद, है ना, याद कीजिए एस्ट्रोनॉम एलिमेंट्स। तो देखिए आप लोग जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप घटती है। आप लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। मतलब पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम से कम है। जितनी कम होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। उल्टा हो रहा है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। देखो सोडियम की यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, पोटेशियम कम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होगी, सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम की। पोटेशियम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सोडियम से फास्ट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है पोटेशियम की कम है, क्योंकि ऑल मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगला रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर अब जो NaCl बना रहा है बच्चों, Na क्या बना रहा है, Cl बना रहा है। जब NaCl बना रहा है तो Cl देखिए यहाँ पर NaCl, तो Cl को यहाँ पर क्या है, अब Cl की जितनी जल्दी खींचेगा मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसकी जल्दी क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो Cl जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर Cl को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतनी बॉन्ड बन जाएगा, उतनी जल्दी रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर Cl को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता। इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया तो Cl माइनस है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की जो ताकत है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी बॉन्ड बनेगा, उतनी जल्दी रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, उतनी जल्दी बॉन्ड बनाएगा। तो Cl जितनी जल्दी लेगा उतनी जल्दी बॉन्ड बनेगा। देखिए Cl और I की बात करता हूं, है ना, Cl और I की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो देखो अब यहां पर Cl और I की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप लोग जानते हो मैंने पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बात बताई थी कि सिर्फ एटॉमिक रेडियाई है जो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बाकी सब कुछ क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो। चलिए क्लोरीन और आयोडीन की बात करूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल किसकी बात करें, सोडियम, किसकी बात चल रही है सर, सोडियम और मैग्नीशियम की, सोडियम और मैग्नीशियम। तो देखिए सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये अलग अलग उसमें है ना, हलीना की और बेमग, है ना, तो अलग अलग ग्रुप है। इसका मतलब कि सोडियम और मैग्नीशियम के अलग अलग पीरियड में, ये पीरियड वाइज पूछ रहे हैं। अब देखिए समझने वाली बात है कि हमने जो प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप पढ़ी है बच्चों, तो डाउन द ग्रुप जो प्रॉपर्टी है उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगी, पीरियड में होगी, पीरियड में होगी। अब वो पीरियड में देख रहा है तो डाउन तो आएंगे तो पीरियड में सोडियम और मैग्नीशियम किस बार है, पीरियड वाइज आ रहा है। तो
पीरियड वाइज देखिए, पीरियड वाइज जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अपोजिट होगी किसके, डाउन द ग्रुप के। आप लोग जानते हो डाउन द ग्रुप में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो पीरियड में क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। यहां पर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि पीरियड की बात कर रहा हूं, पीरियड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा पीरियड की। डाउन द ग्रुप होता तो डिक्रीज होती, लेकिन पीरियड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होते मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए चार्ज के हिसाब से देख लीजिए, यहां पर Na+ यहां पर Mg2+ है, Mg2 तो चार्ज भी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ना, जल्दी लूज हो रहा है, यहां पर Na+ Mg2 जल्दी लूज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को फटाफट दे देगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, यहां पर दो दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, यहां पर अगर बात करें हम लोग Na और Mg की, तो देखिए यहाँ पर सॉरी हम Cl और I का केस ले रहे हैं ना, गलत हो गया, यहाँ पर हम Cl और I का ले रहे हैं, Na और K और Na और Mg में अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर Na और K ये दोनों केस हैं आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी ऑफ मेटल के लिए। तो देखिए आयोनाइजेशन थेरेपी ऑफ मेटल की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन थेरेपी डाउन द ग्रुप में क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। दोबारा से देखिए इस कॉन्सेप्ट को कि रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगी, जब आयोनाइजेशन थेरेपी कम हो। आयोनाइजेशन थेरेपी क्या हो बच्चों, कम हो। अगर आयोनाइजेशन थेरेपी कम है रेडिएशन फास्ट होगी, अगर आयोनाइजेशन थेरेपी ज्यादा है तो रेडिएशन स्लो होगी। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों सोडियम और पोटेशियम में से आयोनाइजेशन थेरेपी रेडिएशन किसकी फास्ट होगी ना, तो पोटेशियम की, क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन थेरेपी पोटेशियम की कम है और सोडियम की ज्यादा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो जब इसी कम है तो रेडिएशन बढ़ गई। लेकिन ऐसा देखो सोडियम और मैग्नीशियम की बात करता हूं मैं, सोडियम और मैग्नीशियम की बात करता हूं, ये तो पीरियड में आ गई ना बच्चों, अलोंग द पीरियड होगी। तो पीरियड के अंदर क्या होगा, पीरियड के अंदर क्या होगा बच्चों कि पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो डाउन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन थेरेपी घटती है, लेकिन पीरियड में आयोनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है, पीरियड में आयोनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। तो देखो सोडियम और उसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन थेरेपी इसकी बढ़ गई, आयोनाइजेशन थेरेपी किसी का हो गई, सोडियम की। यहां पर आयोनाइजेशन अगर अकॉर्डिंग टू पीरियड बात करें तो आयोनाइजेशन थेरेपी सोडियम की कम है, यहां पर सोडियम की कम है, तो रेडिएशन किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की। समझ में आया, समझ में आया। Na और Mg में से सोडियम की होगी, क्यों, क्योंकि अगर पीरियड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन थेरेपी ज्यादा है और सोडियम की कम है, तो जिसकी आयोनाइजेशन थेरेपी कम होगी उसकी रेडिएशन फास्ट होगी। यहाँ पर सोडियम की हो जाएगी। पहला केस समझ में आया, पहला केस समझ में आया। दूसरा है रेट जो है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत, है ना, ठीक है। तो देखिए अब क्लोरीन और आयोडीन मतलब कि कौन सा नॉन मेटल है ना, कौन सा नॉन मेटल है, जैसे यहाँ पर Cl था, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उतनी जल्दी क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, क्लोरीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं ना, क्लोरीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन और आयोडीन के केस में क्या होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ध्यान से देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, डिक्रीज होती है। तो देखिए अब आयोडीन की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट गई, क्लोरीन की ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्लोरीन का ज्यादा होगा, तो क्लोरीन आयोडीन में क्लोरीन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा। चलिए ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं, सिंपल है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम सिंपल है, सल्फर नीचे है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी, सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे कब स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसकी ताकत ज्यादा होगी, मतलब उसको उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगी, इट मींस उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों, लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी का मतलब है बच्चों, लैटिस एनर्जी का मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक करने की ताकत, है ना, जितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। देखिए जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ही स्ट्रेंथ होगी, है ना, उतना आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा बच्चों, क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए अब ऐसा स्ट्रांग होता क्यों है, यहाँ पर इसके जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी मतलब उसमें उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रांग होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। आयनिक बॉन्ड बहुत के आयनिक बॉन्ड के अंदर बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, ठीक है, जिस कारण से स्ट्रांग होते हैं और ये सॉलिड होते हैं। आयनिक बॉन्ड सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, स्ट्रेंथ को डिपेंड करेगी लैटिस एनर्जी पे, किस पे करेगी बच्चों, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है कि बॉन्ड को तोड़ने की जो ताकत है,
ठीक है ना, बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी बात करें, जनरली आयनिक बॉन्ड सारे लगभग जो है वो सॉलिड इन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, सॉलिड इन नेचर के होते हैं, जैसे NaCl है ना। आगे हम बात करते हैं अब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। कंडक्टिंग ना देखिए, अब सॉलिड में तो वो सॉलिड में तो आयंस इजीली फ्लो नहीं कर पाते, तो सॉलिड जो है, सॉलिड आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड लिक्विड और एक्वस स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बच्चों। और आयनिक रिएक्शन आर फास्ट, और जो आयनिक रिएक्शन है बहुत ही फास्ट होती है कोवैलेंट बॉन्ड की बजाय। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यहाँ पर पहले से आयंस में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट होती है बच्चों यहाँ पे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड था। तो हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करी। सबसे पहले मैंने केमिकल बॉन्ड बताया कि जब एटम्स हैं वो मिलकर के कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो जो भी चीज उनको जोड़ती है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है तो केमिकल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इस केमिकल बॉन्ड के चार पार्ट हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की। सबसे पहले मैंने बात करी आयनिक बॉन्ड की, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनिक बॉन्ड बनते हैं। NaCl है, Na+ का है, Cl- का है, Na को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। जितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर के दौरान ये आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, इनके फैक्टर्स हमने देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड देख ली। अब हम बात करेंगे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करूंगा, तो समझाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात करूंगा बच्चों, तो कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की मतलब क्या है, जैसे आयनिक बॉन्ड था उसमें आयंस का ट्रांसफर होता था, क्या होता था, आयंस का ट्रांसफर। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है बच्चों। क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ना म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगी, शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या होगी बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग। इस बात का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पर लीविस अप्रोच है ना, पोसन लीविस अप्रोच के दौरान एक बच्चों एक लीविस डॉट स्ट्रक्चर बताया गया था, है ना, जिससे हम लोग इस बॉन्ड को बनाने में बहुत हेल्पफुल था, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लीविस डॉट स्ट्रक्चर हम सीखते हैं, जिसके बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ सर हाइड्रोजन की, या मैं बात करता हूँ लिथियम की, है ना, या मैं बात करता हूँ, ठीक है, इनकी बात करते हैं। ये है एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास बच्चों एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम के पास बच्चों 3 होता है, बेरिलियम पे 4 होता है, बोरोन पे 5 होता है, कार्बन पे 6। हीलियम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हीलियम के पास 2 है और वो अपना डुप्लेट बना लेता है बच्चों, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन पे 8, फ्लोरीन पे 9, ठीक है। हीलियम और नियोन पे 10, वो भी कंप्लीटली स्टेबल है। चलिए, तो अब देखिए दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है डुप्लेट, है ना, और एक होता है ऑक्टेट। क्या होता है, ऑक्टेट। अब इसको ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब 2 और ऑक्टेट का मतलब 8। पहली शेल में डुप्लेट होता है, दूसरी ऑक्टेट होता है। तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास तो एक है, एक ही है ना, तो वो एक 2 तो नहीं बना पा रहा, उसके पास एक ही कमी है, हम इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। और इसी को ये क्या, इसी ये बात किसने बताई, लीविस ने बताई थी। इसको बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे लिखेंगे। लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 तो चले गए डुप्लेट में, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। Li के आगे मैंने क्या लगा दिया, 1 डॉट लगा दिया, समझ में आया। चलिए, क्लियर हो गई बात। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के पास 2, अब कितना हो गया, 2, लेकिन चाहिए कितने, पहले तो 2 डुप्लेट तो बना लिया, ऑक्टेट कितने चाहिए, 8, लेकिन बचे कितने, 2, है ना, तो बचे कितने, 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2, क्या लगा दिया बच्चों, 2। बोरॉन, बोरॉन के पास 2 तो चले गए डुप्लेट में, कितने बचे, 5, मतलब 3 बचे ना, कितने बचे, 3। तो देखो बोरॉन के पास क्या आ गया, 1, 2, दैट इज कॉल्ड लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन के पास 6 हैं, 2 चले गए डुप्लेट में, कितने बचे, 4। तो 1, 2, 3, 4, टेट्रा वैलेंस, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7, 2 चले गए डुप्लेट में, कितने बचे, 5। तो इसको देखो, इसकी खास बात है कि ट्रिपल को ऐसे बनाएंगे ना, ट्रिपल और ये जो बनाएंगे 5 ऐसे बनाते हैं,
क्योंकि दो दो को पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे सिंगल अगर छोड़ो तो यहाँ पे सिंगल तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर बस ट्रिपल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, दो दो पेयर बना के एक ट्रिपल में। नाइट्रोजन खास बात है कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसलिए ऐसा लिया गया है, और मैं बताऊंगा ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है, दूसरे ट्रिपल के अंदर 6 पेयरिंग, 2 4 6, 4 के बाद हमेशा पेयरिंग, कार्बन का 4 है उसका पेयरिंग स्टार्ट होती है। फ्लोरीन का 9 है, 9 है तो 2 और 7, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन के अंदर ऐसा होगा जहां पर ट्रिपलिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी क्या होते हैं ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है आपके लीविंग स्टोर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है लीविंग स्टोर्ड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। अब ये सेम या अलग एलिमेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग करते हैं और एलिमेंट बनता है हाइड्रोजन। अब दूसरा अगर हाइड्रोजन ले लें तो दूसरे हाइड्रोजन के पास तो एक ही होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन का ये था, दूसरे का ये था, दोनों ने मिलकर शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, इसको बोलते हैं बच्चों की आपस में शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, ठीक है। शेयरिंग कर ली तो क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने अपने इसको दे दिए, तो दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे क्या हो गई, ये देखिए ऐसे ये शेयरिंग होगी बच्चों, ठीक है। देखो इसके पास ये था, इसके पास ये था, इसने इसका ले लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और ऐसे करके बॉन्ड बना लिया, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। और यही क्या कहलाता है, म्यूचुअल शेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कहलाती है बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको समझ आइए हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक है ना उसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, समझ में आया। चलिए उसके बाद ये तो हो गया हाइड्रोजन का केस, ठीक है। चलिए एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं। देखिए हम लेते हैं कार्बन का केस, है ना, कार्बन। कार्बन का 1 2 3 4 है, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, H के पास एक है, क्या है, H है। इस एक ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा H है, इसने इसके साथ बनाया, तीसरा H है, इसने इसके साथ बनाया, चौथा H है, इसने इसके साथ बनाया। तो देखिए ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया। चलिए तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग, और इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक देखिए ऑक्सीजन की खास बात देखिए, 1 2 3 4 5 है, दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 है, तो देखिए होगा क्या, 3 4 5 है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बना है, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब ये देखिए जो 4 बच गए ना, ये जो है ये तो है आपका बॉन्ड पेयर बच्चों। क्या है, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड में भाग ले, जो बॉन्ड बनाने में भाग ले, उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शामिल हो उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाते उसे बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर। दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ध्यान रखना जो बॉन्ड बनाते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है, जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं ले पाते उसे लोन पेयर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, लोन पेयर, ठीक है ना। जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करते हैं, एक डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये आपकी क्या है, लोन पेयर। क्या है बच्चों, लोन पेयर, ठीक है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उसे लोन पेयर कहा जाता है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है। ये आपके बॉन्ड पेयर है और ये आपके लोन पेयर है। और ये डबल बॉन्ड डाइऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया, दोबारा देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। ये देखिए इसकी ऑक्टेट पूरी होगी, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसमें डबल बॉन्ड बना दिया। समझ में आया। चलो उसके बाद क्या रहा है, वो हम एक नाइट्रोजन का केस लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 3 और 2 5 और 3 8, ऑक्टेट पूरी हो गई। 2 3 5 और 3 8, ऑक्टेट पूरी हो गई, है ना, ऑक्टेट पूरी हो गई। तो नाइट्रोजन क्या बना रहा है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये दो क्या बच गए, लोन पेयर। ये दो बच्चों क्या है, लोन पेयर। ये क्या है, बॉन्ड पेयर। समझ में आया, समझ में आया। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड भी आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल के नाम से होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा
बॉन्ड पेयर जो नहीं करेगा, लॉन पेयर, लीविज डॉट स्ट्रक्चर आप लोग समझ चुके हो, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड समझ चुके हो, शेयरिंग इस प्रकार से होती है देख चुके हो, आयनिक बॉन्ड समझ चुके हो। अब हम कोवलेंट बॉन्ड को दोबारा से टाइप करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड में आपने देखा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होती है बच्चों, सिग्मा और पाई। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, पहली बात ये आपको बताना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है पाई बॉन्ड से, पहली बात। और दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड हमेशा बच्चों एंड टू एंड ओवरलैप होता है। सिग्मा बॉन्ड की खास बात क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो एंड टू एंड ओवरलैप होगा, एंड टू एंड ओवरलैप, ये बात ध्यान रखना, एंड टू एंड ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड की खास बात है। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ क्या होता है आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, प्लस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, प्लस एंड टू एंड ओवरलैप होगा। पाई बॉन्ड की खास बात क्या है कि साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा बच्चों, साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है। ध्यान रखना पाई बॉन्ड के अंदर हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में एंड टू एंड ओवरलैप होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ वही बना पाएगा जो एंड टू एंड ओवरलैप करता हो, पाई बॉन्ड वो बनाते हैं जो साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको और डिटेल, सिग्मा और पाई बॉन्ड को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, एस ऑर्बिटल जो है ना बच्चों आपने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, जो एस ऑर्बिटल हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, और जो पी ऑर्बिटल है ना उनकी तीन शेप होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इट मींस px py और pz, तीन एक्सिस होते हैं px py और pz, है ना। आप लोग जानते हैं p के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं px py और pz, तीन होती है शेप ऐसे। ये वाली शेप जो है देखिए, ये वाली सिर्फ ये वाले जो pz है ना, pz है सिर्फ यही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सिर्फ pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी इनकी साइड बाय साइड ओवरलैप होगी तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। px और py पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ pz आपका जो है क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएगा, हमेशा सिग्मा बनाएगा, और p ऑर्बिटल में आपका सिर्फ pz आपका जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, समझ में आया। चलिए कौन कौन सी बनेगी, तो देखिए मेरे पास एक एस और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये एक्स, ये मतलब एस ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल मिलकर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग होगी आपस में, तो ओवरलैपिंग होगी तो देखिए ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगी, एस एस ओवरलैप, क्या हो गया बच्चों, एस एस ओवरलैप, और क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखिए मैंने एक एस ले लिया बच्चों, ठीक है, एस ले लिया, पाई बन गया पी, पी कौन सा लेंगे, ये वाला नहीं, पी एक्स भी नहीं लेंगे, पी वाई भी नहीं, सिर्फ पी जेड, क्या लेंगे बच्चों, पी जेड लेंगे, क्या लेंगे, पी जेड, है ना, पी जेड लेंगे, यहाँ पे करेंगे एस, और एस और पी मिलकर क्या बनाएंगे, अब देखिए इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में होगी तो देखिए ऐसे होगा ये, ठीक है, क्या बनाएगा एसपी ओवरलैप, क्या बनाएगा एसपी ओवरलैप, और यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा बच्चों सिग्मा बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक तो मतलब हमारा बन गया एस एस, और क्या बन गया एसपी, दो बन गई। अब एसपी में क्या बन गया एस, और पी में कौन सा बन गया पीजेड। अब देखिए अगर आपको पीपी बनाना है ना, पीपी, तो हम क्या कौन सा वाला बनाएंगे, पीजेड लेंगे, और दूसरा भी क्या लेंगे पीजेड। अगर यहाँ पे आपने पी वाई ले लिया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, बॉन्ड बनेगा, है ना, ओवरलैपिंग होगी, पीजेड पीजेड में ओवरलैप करेंगे और ऐसे हो जाएगा भैया, ये हो गया पीजेड पीजेड ओवरलैप, और क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया, समझ में आया। चलिए
ये तो बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। देखिए कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हम लोग बात कर चुके हैं, नेचर इसका मैग्नेटिक होता है, टाइप सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एसएस एसएस होल्ड है, एसपी एसपी होल्ड है, पीजेड पीजेड पे, इन तीनों के अंदर क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सही आया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलोंग द एक्सिस में। ठीक है, अब देखिए पाई बॉन्ड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, पाई। तो पाई बॉन्ड क्या होगा, साइड बाय साइड होगा। मतलब देखिए ये वाला आपने ले लिया px और दूसरा आपने क्या ले लिया px, py लोगों तो नहीं बनेगा, px का px, py का py के साथ क्या होगा, इसका इसके साथ इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से होगी। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से होगी और ये क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा बच्चों, पाई बॉन्ड। इट मींस यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैप होगी, px और px के बीच में, या फिर py और py के बीच में, py और py के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड। समझ में आया। या फिर p और d के बीच में बनेगा, ये आपका p है, d की मैंने आपको बताया शेप कैसे होती है बच्चों, ऐसी होती है, डबल डंबल। क्या होती है, डबल डंबल। ठीक है, d के अंदर 5 ऑर्बिट होते हैं, dx dxy dyz dzx। ठीक है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर 5 होते हैं बच्चों ना। ये भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप होगा। तो एस p और d, pd बनाएगा या फिर dd बनाएगा। इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाई बॉन्ड्स बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको पता चल गया। पाई बॉन्ड के अंदर लेटरल ओवरलैपिंग भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। देखिए साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, है ना, इसकी साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी। तो pp के बीच में, pd के बीच में और dd के बीच में सेम। और सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा पाई बॉन्ड से। यहां तक कोई समस्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ गया, कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्लियर हो गया। आगे चले, चलिए उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एक होता है s ऑर्बिटल, आपका क्या होता है, s ऑर्बिटल। एक होता है आपका p ऑर्बिटल, ऐसे एक होता है आपका d ऑर्बिटल, है ना, 1 2 3 4 5। और एक होता है आपका f ऑर्बिटल ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है ना, s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। आप लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इट मींस होगा क्या, जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों CH4, किसकी बात करता हूँ, CH4। तो यहाँ पर CH4, तो देखिए C ने क्या करा, यहाँ पर 1 2 3 4 लिविंग स्ट्रक्चर बनाया मैंने। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इसका हाइड्रोजन में अपना इलेक्ट्रॉन से मिक्स किया, इसने इससे मिक्स किया, इसने इससे मिक्स किया, इसने तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स हो रहे ना। अब एक मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो मिक्स हो रहा है। इस मिक्सिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किससे निकलेगी, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की आपकी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकलती है बच्चों, ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडेशन निकलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए CH4 है, यहाँ पर कार्बन की निकलेगी, किसकी निकलेगी बच्चों, कार्बन की क्या निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकलेगी बच्चों, तो मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन में हाइड्रोजन मिक्स हो रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है, 6। कितना है, 6। तो 6 है, होगा क्या कि देखिए 6 है तो 1sp2 और 2sp2 और 2p2 हुआ, 1s2 2s2 2p2, 2 तो 4 और 2 6, मतलब हम लास्ट और उठा लेते हैं 2sp2 और 2p2, 2sp2 और 2p2, इसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक s ऑर्बिटल और p, इसको हम आपस में मिक्स कराएंगे, आपस में क्या कराएंगे, मिक्स। और यही मिक्स होना ही हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए कैसे मिक्स होगा, मैं बताता हूं। 2s और 2p, देखो s में कितने हैं, 2, एक s ऑर्बिटल है और एक हमारे पास क्या है बच्चों, p ऑर्बिटल है। क्या है, s पे कितने हैं, 2, s पे कितने हैं, 2 और p पे कितने हैं, 2। अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, इस पे कितना रह गया, 1, कितना रह गया, 1 और 1 यहाँ आ गया, एक s पे यहाँ चला गया, इंटरमिक्स हो गई, बस इसी को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, s पे कितना रह गया, 1 और p पे कितना हो गया, 3, sp3, ये क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए इस CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3,
अभी बना कैसे उसको मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। ये समझ में आया? इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना S में से एक इलेक्ट्रॉन P के अंदर चला जाएगा, है ना, और इस तरीके से क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, तीन और एक ऐसे मिक्स हो जाएंगे, तो 3 4, तो ये देखिए एक 4 होगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगा? अब देखिए हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे आप sp3 आ गया, इसको निकालने का तरीका क्या है, हम कैसे निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे किसी एलिमेंट की, जैसे CH4 है, इसमें कार्बन की हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, BeCl2 है, इसमें क्या है, BCl3 है, इसमें क्या है, PCl5 में क्या है ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है। चलिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल CH4 है, तो देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या बच्चों, कि यहाँ पर जो हम है ना सेंट्रल मेटल एटम की निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कितना है, 6। अब 6 में से 2 तो चले, डुप्लीकेट में कितने बचे, 4। कितने बचे, 4। अब 4 बचे तो 1 2 3 4। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर जैसे 4 हैं, अब ये चारों के चारों अगर बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। अगर ये बॉन्ड पेयर नहीं बना रहे, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इनमें से बॉन्ड पेयर नहीं बना रहा है, तो वो लोन पेयर कहलाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले बॉन्ड पेयर लेने हैं और उसमें लोन पेयर को ऐड करना है। बॉन्ड पेयर गिनने हैं, उसमें लोन पेयर को ऐड करना है, और जो नंबर आएगा ना, जो नंबर आएगा उस नंबर के टेबल है, उस टेबल में हम लोग फिर चेक कर लेंगे कि हमारी ज्योमेट्री क्या है, हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले नंबर निकालते हैं ना, मैं टेबल भी सिखा रहा हूं आपको। देखो टेबल क्या है, 2 3 4 5 6 7, ये टेबल है। मान लीजिए यहाँ पर जो आपका नंबर है ना कितना आएगा उससे आप देखें, ठीक है। अगर आपका नंबर जो है उसके हिसाब से पता चल जाएगा नंबर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 आ रहा है ना बच्चों, 2 आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, 2 का मतलब क्या, देखो 2 का मतलब एक S है और एक P है, ये तो है ना, 2 का मतलब SP हो गया। 3 है तो S है और P कितना हो गया, 2, तो SP2 हो गया। 4 है, एक S और P 3 है तो SP3। 5 है तो P में 3 ही तो होते हैं, उसके बाद D आएगा तो SP3D। 6 है तो S P में 3 ही होते हैं, SP3D2। 7 है S में तो 1 है, P में 3 ही होते हैं, D में कितने होंगे, 3, sp3d। इस तरीके से है। और sp जो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, लीनियर। इसकी sp2 है तो क्या हो जाएगी आपकी, sp2 क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लैनर। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लैनर। sp3 तो हो जाएगी बच्चों टेट्राहाइड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल। sp3d है तो हो जाएगी आपकी, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, बाइपिरामिडल, ठीक है। और 3 2 5 6 है तो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहाइड्रल। और ये हो जाएगी आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस चार्ट से हम लोग चेक कर लेंगे क्या है। कार्बन में देखो 4 हैं, अभी हम हाइड्रोजन में कितने हैं, 4 हैं, मतलब 1 2 3 और 4, इसने बॉन्ड बना लिया। तो देखिए यहाँ पर चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बना, सारे सारे बॉन्ड बना गए। तो लोन पेयर तो 0, लोन पेयर तो है ही नहीं। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, इसमें 4 ज्योमेट्री चेक की, तो 4 में क्या है आपका sp3, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहाइड्रल। तो कार्बन की हाइड्रोजन क्या होगी सर, sp3, और क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। क्या हो गया बच्चों, टेट्राहाइड्रल। क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। ऐसे देखिए बेरिलियम का है, बेरिलियम BeCl2, तो इसका देखो बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ ही ली पे 4, 2 चले गए, डुप्लीकेट में कितने बचे, 2, कितने बचे, 2, इसमें 2 ही तो है। ये बेरिलियम कैसे बनाता है बच्चों, 2 ही तो बनाता है। अब क्लोरीन की आप लोग जानते हैं, क्लोरीन का 17 है, 2 चले गए डुप्लीकेट में, 8 चले गए ऑक्टेट में, कितने बचे, 7। तो इसमें 8 और 7, इसकी वैलेंसी इसके पास एक तो बचा, तो एक आता है ना, है ना, 7 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप जिस बाकी पेयर में एक ये वाला जो है ना, इसको एक की जरूरत है। अभी 7 तो है, एक और मिले तो 8 हो जाएगा, 7 तो है, और इसको एक और मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पर कितना है, एक इसके पास एक फालतू है, इसको एक और मिले से डुप्लीकेट पूरी हो जाएगी। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 और 1 8, बॉन्ड बना लिया। Cl 1 2 3 4 5 6 7, बॉन्ड बना लिया। BeCl2 बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, ये तो लोन पेयर है बच्चों, तो नॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2। BeCl2 की बात करते हैं, ठीक है, तो BeCl2 यहां पर बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2। सही माना गया, ठीक है।
चलो तो यहाँ पर अब क्लोरीन कितने बॉन्ड बना पा रहा है, बी की बात करें, बी तो यहाँ पर देखिए इसका बी का तो डुप्लेट पूरा हो गया है ना, तो डुप्लेट की दो एलिमेंट से डुप्लेट की फॉर्म में था, इसको ऑक्टेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दो हो गए। ऐसे देखो PCl3 सबसे मेन है यहाँ पर कार्बन का, PCl3 और PCl5, PCl3 का चेक करो सर। फास्फोरस का कितना होता है बच्चों 15, कितना होता है 15, तो 2 चले गए डुप्लेट, 8 चले गए ऑक्टेट, कितने बचे 5, 15 ही होते हैं 5, तो फास्फोरस के पास कितने बच गए 5 बच गए है ना, 5 बच गए। अब देखो फास्फोरस के पास बच गए 5, अब देखो एक तो बना रहा है PCl3 मतलब 5 बॉन्ड को बना सकता है ना, PCl3 5 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो हमारे पास कितने हैं Cl है, तो ऑप्शन क्या कर रहा है Cl है, PCl3 तो देखो 3 के साथ Cl बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे ले लिया PCl3 यहाँ पर बना लिया 1 2 3 4 5 है ना, तो एक यहाँ पर एक बॉन्ड तो दे दिया यहाँ पे Cl, एक दे दिया Cl, एक दे दिया Cl, तो देखिए PCl3 बना लिया, क्या बना लिया PC दो। अब देखो PCl3 बने, दो क्या रहेगा लोन पेयर, दो क्या रहेंगे यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा ना, इसको पेयर को एक बोलते हैं बच्चों। तो देखो 1 2 3 और 1 4 कितने हो गए 4 हो गए ना, तो 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, एक ही तो है 3 और 1 4, तो लोन पेयर 1 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 4 की ज्योमेट्री चेक करो, 4 लिखे sp3, यहां पे फास्फोरस की क्या हो जाएगी सर टेट्राहेड्रल। PCl5 की देखो सर क्या होता है, तो PCl5 में क्या है 15 15 में इसके 5 5 तो Cl दे गया, बॉन्ड पेयर 5 हो गई, 5 से देखो क्या है sp3 ट्राइगोनल ट्राइगोनल, इस तरीके से होती है सही बात। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल CH4 है, कार्बन की ये है, ये मैंने इसको मिक्स कर दूंगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगी 4 है ना, 1 2 3 4, ये इधर चल जाएगा, तो ये रहेगा आपका यहाँ पर एक्चुअली क्या था 2 थे, ये इधर जाएगा तो 3 बनेंगे, ठीक है। S और P मिलके sp2 sp3 sp3d d2d कैसे लिखते हैं, नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये आप चीजें देख चुके हैं। इसको हाइड्रेशन को आगे और बढ़ाएंगे वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका बेसिक बता चुका हूं, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइड्रेशन बनाते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d sp3 कैसे बनते हैं, इनका ये नंबर है, इनकी ज्योमेट्री है, इनकी शेप हम अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, और ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बच्चों हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करी, फिर उसके टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हमने देखे, ठीक है, उसके टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर हमने देखा आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पूरा कर चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पूरा कर चुके हैं। एक और टॉपिक लास्ट टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में बता चुका हूं, हाइब्रिडाइजेशन आपको समझा चुका हूं क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसको आगे अगली वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, बच्चों क्या देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाए उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ जुड़ जाए तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपकी दो प्रकार की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम डैटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैटिव बॉन्ड, ठीक है, डैटिव बॉन्ड। ये क्या होता है, एरो बॉन्ड। एरो बॉन्ड होता क्या है, देखिए ये क्या करेगा बच्चों, ये वो बॉन्ड है जो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को दे करके और खुद शेयरिंग कर लेता है। इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेटेड डैटिव बॉन्ड कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। यहाँ पर देखिए NH3 बच्चों, NH3 आप जानते हो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, दो से डुप्लीकेट में बचे 5, तो 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता कितने डी, ड्यू टू ऑप्शन ऑफ डी ऑर्बिटल इसने 3 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन से इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर है, तो क्या इस पे लोन पेयर है। अब देखिए तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई, 3 तो बॉन्ड 2 लोन पेयर हैं। अब हाइड्रोजन जो है इसके पास बचा के पास एक ही वो होता है, मतलब एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी चला गया। अब इसके पास शून्य इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है बच्चों, शून्य इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एक था वो प्लस होता वो भी चला गया। अब इसके पास बच गए 0, क्या बच गए 0। अब नाइट्रोजन क्या करेगा कि अब ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा और देने के बाद भूल जाएगा कि मैंने दिया था। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आने के बाद क्या हुआ कि इसके पास बच गया 1। अब ये
देने के बाद भूल जाएगा और दोबारा इसी के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट, देखो 3 और 4 NH4 पॉजिटिव, इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर ये था दूसरे के साथ H, ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना लेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? मतलब खुद के ही इलेक्ट्रॉन दे करके और फिर उसके साथ शेयरिंग करने का इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डैटिव बॉन्ड कहा जाता है। तो आज बच्चों हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डैटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बता दिया आपको। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम जुड़ता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन। लगभग टॉपिक कवर किए। बचे हुए टॉपिक और स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वैलेंस और इसकी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ठीक है, और जो थ्योरी बची हुई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तैयारी कीजिए, समझिए। ओके बच्चों, थैंक यू।